एक लड़की जिसका पति मर चुका था, यानी कि वो विधवा हो गई थी और वो अपने मायके आकर रहने लग गई थी, जहाँ पर उसकी माँ, पापा, भाई और भाभी भरा पूरा परिवार था। वो वहाँ रह रही थी। एक दिन अंधेरा था, लाइट नहीं थी घर में। तभी जो उस लड़की का पिता होता है, वो लड़की के कमरे में चला जाता है और लड़की के साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। लड़की जैसे ही देखती है, वो अपने पिता को कहती है कि पापा, आप शायद गलत कमरे में आ गए। ये मैं हूँ, आपका कमरा उधर है। इतना कहना था कि तभी उस लड़की की जो माँ होती है, वो पीछे से आ जाती है और अपने पति का हाथ पकड़कर खींचते हुए वो अपने कमरे में ले जाती है। बात आई गई हो जाती है, क्योंकि अभी तक सबको यही लग रहा था कि शायद अंधेरा होने की वजह से बाप गलत कमरे में आ गया था। लेकिन वक्त जैसे गुजरता है और एक दिन वापस से, तब तो घर में पूरा उजाला था। बाप को पता था कि ये मेरी बेटी है, उसके बावजूद वो बाप अपनी बेटी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। बेटी के मना करने के बावजूद उसे कुछ समझ में नहीं आता। बेटी जैसे तैसे अपने आप को बचाकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसके बाद वो हमेशा डरी सहमी सी रहने लग जाती है, यानी कि वो अपने आप को अपने ही घर में सुरक्षित नहीं महसूस कर रही थी। वक्त बीतता जाता है, लेकिन हद तो तब होती है कि जब एक दिन वही लड़की अपने पिता को अपनी सगी भाभी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हुए देख लेती है। और जब ये सब वो देखती है, तो उसे ये बात समझ में आ जाती है कि उसका पिता किस टाइप का है, और इसकी गूंज पूरे घर में फैलती है। और इस गूंज के बाद जो दर्दनाक कदम उठाया जाता है, जो उस घर में होता है, वो सच में बहुत ही भयावह होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आपका नाम और सिटी का नाम जरूर लिखें। साथ ही अगर हमारे वीडियो में आपको कोई भी प्रेजेंटेशन या कुछ भी कमी नज़र आती है और जहां आपको लगता है यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसे मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बढ़ते हैं कहानी के आगे की ओर। एक व्यक्ति जिसका नाम अंजन दास होता है, जिसकी उम्र लगभग 45 से 46 साल के आसपास होती है, वो अपने बेटे दीपक को अपने पास बुलाता है। रात का समय था, दोनों खाना खाकर बातें कर रहे थे। वो दीपक से कहता है कि बेटा, मुझे तुम्हारी माँ से खतरा है। हो सकता है कि तुम्हारी माँ किसी दिन मुझे मार डालेगी। दीपक कहता है कि पापा, ये आप क्या कह रहे हो? माँ तुम्हें भला क्यों मारेगी? तो कहता है, नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ की ये पुरानी आदत है। मैं तुम्हारा तीसरा पिता हूँ, यानी कि तुम्हारी माँ पहले भी अपने 2 पतियों की हत्या कर चुकी है। हालांकि अगर तुम मुझसे पूछोगे तो वो यही कहेगी कि नहीं, मैंने मारा नहीं है मेरे पतियों को। एक तो लापता हो गया और एक तो किसी कारण से मर गया था, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी माँ ने अपने दोनों पतियों को नुकसान पहुंचाया था। बेटा ये सब सुन रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसका पिता क्या कह रहा है। और तभी अंजन दास दीपक से कहता है कि अगर बेटा तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी माँ को मारना पड़ेगा, यानी कि उसका कत्ल करना पड़ेगा। दीपक कहता है, क्या? नहीं नहीं पापा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। और तभी अंजन दास सोचता है कि अब बात तो नहीं बन रही है, तो कहता है कि अगर तुमने मेरे लिए काम किया तो मैं तुम्हें पूरे 25,000 रुपए दूंगा, तुम्हारी माँ को खत्म करने के लिए। बेटा हैरत में पड़ जाता है और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये आता है कि शायद पिता नशे में है और नशे की वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। रात गुजर जाती है, अब दूसरा दिन होता है। जैसे ही दूसरा दिन निकलता है, जब दीपक अकेले अपने पिता को मिलता है घर में, तो पिता कहता है कि दीपक, जो मैंने तुम्हें रात में कहा था वो तुम्हें याद तो है ना? भूले तो नहीं हो? और जो 5,000 रुपए थे वो उसकी जेब में डालता है और बोलता है कि मैंने 25,000 रुपए देने का वादा किया है, उसका एडवांस के तौर पर ये तुम 5,000 रुपए रखो और उसकी प्लानिंग शुरू करो।
दीपक हैरान हो जाता है, क्योंकि जहां अभी तक उसे लग रहा था कि उसका पिता नशे में ये सब कह रहा है, लेकिन अब उसे यकीन हो चला था कि ये नशा नहीं बल्कि ये सच्चाई है। बट पिता ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों माँ को मारना चाह रहा है, ये वो समझ नहीं पा रहा था। और तभी वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि पिता ने मुझे रात में ऐसा ऐसा कहा था, लेकिन वो सुबह भूले नहीं है। वो नशे में नहीं कहते, बल्कि वो सच में आपको मारना चाहते हैं। बात क्या है? और तब माँ बताना शुरू करती है। माँ कहती है कि बेटा, एक बात हो तो मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे बाप की जो हरकतें हैं उनसे मैं खुद बहुत तंग आ चुकी हूँ, और तुम सुनोगे तो शायद तुम भी नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। और अब ऐसा लगने लगा है कि सच में तुम्हारे बाप को मारना ही पड़ेगा। दीपक कहता है, क्या बात है माँ? तब माँ कहती है कि एक तो तुम्हारी बहन जो विधवा होकर अभी अपने मायके में रह रही है, वो जाए भी तो कहाँ जाए। तुम्हारा बाप उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, उस पर गंदी नजर रखता है। इतना ही नहीं, वो तुम्हारी बीवी पे भी बुरी नजर रखता है, और ये बात खुद तुम्हारी बहन ने अपनी आंखों से देखी है, जब तुम्हारा पिता तुम्हारी पत्नी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। दीपक को बहुत गुस्सा आता है। बोलता है, ये सब क्या चल रहा है घर में? माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? पापा के बारे में ये सब क्या बोल रही हो? तो माँ कहती है कि बेटा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर अपनी बहन से पूछ लो और अपनी बीवी से पूछ लो। और उसके बाद दीपक सच में अपनी बहन के पास जाता है और उससे पूछता है। जो बहन होती है फूट फूट कर रोने लगती है और यही कहती है कि भाई, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। और वो सच बताती है कि ये बात बिल्कुल सच है कि पापा मुझ पर गलत काम करने की कोशिश करते हैं, मुझ पर उनकी गंदी नज़र है। साथ ही वो भाभी के साथ भी गलत काम करने की कोशिश करते हैं, और ये बात मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। और इतना सुनना था कि दीपक आग बबूला हो जाता है और आकर माँ से कहता है कि माँ, तुम जो कहोगी हम ठीक वैसा ही करेंगे, लेकिन अब इस बाप को जिंदा नहीं रहने देंगे, क्योंकि इसके होते हुए ना तो मेरी बहन सुरक्षित है और ना ही मेरी बीवी। और उसके बाद ये दोनों प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अब जिस दिन का इन्होंने प्लान तैयार किया, उस दिन ये अपनी बहन और पत्नी को घर के बाहर भेज देते हैं, यानी किसी रिलेशन में भेज देते हैं कुछ काम से, कि 2 से 3 दिन तुम लोग वहीं घूम कर आना। घर में होते हैं अकेले बेटा दीपक और उसकी माँ, जिसका नाम उर्मिला होता है। बाप शाम को रोज की तरह दारू पीकर घर आता है। उस दिन उर्मिला ने बहुत अच्छा खाना बनाया था और सब लोग बैठकर अच्छे से खाना खाते हैं। उसके बाद माँ उठकर किचन के काम करने चली जाती है। दीपक और दीपक का बाप यानी कि अंजनी दास दोनों बैठकर खाना खाते हैं और साथ ही शराब पीते हैं। और इसी बीच दीपक नशे की 4 गोलियां उसके शराब में डाल देता है। अंजन दास जैसे ही शराब पीता है, बेहोश हो जाता है, और उसके बेहोश होते ही दीपक एक धारदार हथियार से पूरी ताकत से उसके ऊपर वार करता है, और एक ही वार में उसके पिता की वहीं मौत हो जाती है। लहूलुहान हो जाता है। अब वो आंगन में पड़ी थी लाश, और लाश में से काफी सारा खून बह बहकर पूरे आंगन में फैल रहा था। लेकिन ये सब देखते हुए भी ना तो बाप बेटे दीपक को और ना ही उर्मिला को ना ही कोई दया थी, ना ही कोई चिंता। दोनों आराम से खाना खाकर सो जाते हैं। सोकर जब सुबह उठते हैं तब सोचते हैं अब इस बॉडी का क्या करना है, क्योंकि बहू और बेटी तो थे नहीं घर में, और किसी के घर आने का कोई डर नहीं था। अब दोनों बैठते हैं, और जैसा कि उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, धारदार हथियार, पॉलीथीन बैग, बैठकर वो अपने बाप के टुकड़े करना शुरू करता है। पहले दोनों पैरों को अलग करता है, पैरों को 2 अलग-अलग हिस्सों में काटता है, फिर धड़ को सिर से अलग करता है, दोनों हाथों को अलग करता है। यानी कि कुल मिलाकर वो अपने बाप के शरीर के पूरे 10 टुकड़े करता है, और 10 टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक करके बकायदा फ्रिज में रख देता है, ताकि उससे किसी तरीके की कोई स्मेल ना आए। अब ये सब चल ही रहा था, तभी दूसरा दिन होता है, और दूसरे दिन बाप दीपक और उसकी माँ दोनों ही पॉलीथीन में अलग अलग बॉडी पार्ट्स को उठाते हैं, और थोड़ी ही दूर जाकर एक बहुत बड़ा रामलीला ग्राउंड होता है, जहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ भी थी,
वहीं झाड़ियों में वो फेंक कर उस बॉडी पार्ट्स को आ जाते हैं। हालांकि कुछ बॉडी पार्ट्स अभी भी फ्रिज में ही रखे हुए थे। फेंकने के बाद जब दूसरा दिन आता है और दूसरे दिन कुछ बॉडी पार्ट्स जो बचे हुए थे उनको भी वो उठाते हैं और जाकर दूर नदी के किनारे फेंक कर आ जाते हैं। उसके बाद घर आकर पूरे फ्रिज को, पूरे घर को कई बार फिनाइल से धोया जाता है और साथ ही कुछ लोगों को बुलाकर पुताई का काम भी शुरू करवाया जाता है। सामान समय ऐसे निकल रहा था। 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन किसी को इस बात की कोई भनक नहीं थी कि इस घर का जो मुखिया अंजनी दास था उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस को तब कहीं जाकर जब ये सूचना मिलती है, क्योंकि वहाँ जो बॉडी पार्ट्स सड़ते हैं और उसकी स्मेल आती है और उसकी शिकायत पुलिस थाने में की जाती है और तब जाकर पुलिस जांचबीन में शुरू होती है। लेकिन जो सिर था उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि ये पहचान लगा पाना कि आखिर ये बॉडी है किसकी बहुत ही मुश्किल था। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती और इसके बाद इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और क्राइम ब्रांच अब अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। काफी वक्त लगता है लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन जो अधिकारी इस केस को हैंडल कर रहे थे वो भी हार नहीं मानते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं और उसके बाद जिस एरिया में बॉडी पार्ट्स मिले थे उस एरिया के लिए एक टीम गठित की जाती है और उस टीम को ये टास्क दिया जाता है कि इसके आसपास के सभी एरिया में जाकर तुमको ये सर्च अभियान शुरू करना है। सबसे जाकर पूछना है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति मिसिंग तो नहीं है। और जब पूछते पूछते पुलिस पांडे नगर तक पहुंचती है तो वहां बताया जाता है कि इस घर का जो आदमी है, एक अंजनी दास, काफी दिनों से दिख नहीं रहा है। और इतना जानने के बाद पुलिस अंजन दास के घर पहुंचती है और इत्तेफाक से उस दिन दीपक और उर्मिला ही घर पे थे। सीसीटीवी फुटेज तो पहले ही पुलिस वालों ने देख रखा था और उसमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि एक व्यक्ति और एक औरत है जो इस टुकड़ों को फेंकने आए हैं, लेकिन वो कौन थे बस उनका हुलिया देखना था। जब घर पहुंचते हैं तो दीपक और उसकी पत्नी दिख जाते हैं और पुलिस को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि यही दोनों हत्यारे हैं। फिर भी पुलिस कहती है महिला से कि तुम्हारा पति अंजनी दास कहाँ है? तो महिला कहती है कि लगभग 5 से 6 महीने से वो लापता है, कहीं उनका पता नहीं चल रहा। पुलिस कहती है कि अगर वो लापता है तो तुमने कहीं तो रिपोर्ट कराई होगी गुमशुदगी की, और अगर नहीं कराई है तो क्यों नहीं कराई है? तो उर्मिला कहती है कि साहब मैं आपको घुमा फिरा कर आपका भी समय बर्बाद नहीं करूंगी। हाँ, मैंने गुनाह किया है। हाँ, मैंने मेरे पति को मारा है क्योंकि था ही वो मारने के लायक। और अब उर्मिला कहती है कि साहब मुझे जो सजा आपको देना है आप दे सकते हैं और मैं पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार हूँ। और उर्मिला बताना शुरू करती है कि ये जो मेरा पति था अंजनी दास, वो हमारे ही घर में चोरी करता था। कई बार मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा और जब मैंने उससे पूछा कि तुम ये चोरी कर कर सामान लेकर कहाँ जाते हो, तो कहता है कि उत्तर प्रदेश के आरा में मेरी पत्नी है और जिसके 7 बच्चे भी हैं और मैं उन्हीं को ले जाकर ये सामान देता हूँ। और तब मैं अपने अपमान का या यूं कहें कि इस इतने बड़े दुख का घूंट पीकर फिर भी सब सहती रही, क्योंकि आज तक पहले मुझे पता ही नहीं था कि इसकी पहले से शादी हो चुकी है, ये शादीशुदा है और इसके बच्चे भी हैं। ये मैं बर्दाश्त कर ही रही थी, लेकिन उसके बावजूद अंजनी दास रोज शराब पीकर आता था, घर में झगड़े करता था। हद तो तब हो गई जब उसकी बुरी नजर मेरी बेटी और मेरी बहू दोनों पर पड़ गई। दोनों के साथ वो एक दो बार नहीं बल्कि कई बार अपने गलत मंसूबे पूरे करने की कोशिश किया और ये सब मैंने अपनी नजरों से देखा। उसके बावजूद मैंने समझाने की उसे बहुत कोशिश की, लेकिन उल्टा वो मेरे बेटे दीपक को मुझे ही मारने की धमकी देने लग गया। बेटे को बोलता है कि मेरी माँ की अपने माँ की हत्या कर दो क्योंकि तुम्हारी माँ चरित्रहीन है, पहले भी 2 मर्दों को मार चुकी है। साहब मैं इसकी भी सच्चाई आपको बताती हूँ। हाँ, ये मेरा तीसरा पति है।
पति था, क्योंकि मेरी 13 साल की छोटी उम्र में शादी हो गई थी। उत्तर प्रदेश के आरा में ही मेरा पति, जिसका नाम प्रशांत था, वो मुझसे कह कर गया, उसमें मेरी बच्ची भी थी एक उस समय पर, मुझसे कह के गया कि मैं दिल्ली पैसे कमाने जा रहा हूँ, थोड़े समय बाद आ जाऊंगा। लेकिन काफी वक्त गुजर गया, साल गुजर गए। जब मेरा पति वापस नहीं आया तो मेरा वहां गुजारा करना मुश्किल हो गया और मैं अपने पति को ढूंढते हुए दिल्ली तक आ गई। और दिल्ली में बहुत कोशिश की मैंने उसे ढूंढने की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मैं जहाँ से सोसाइटी में रहकर काम कर रही थी, वहां पर एक कल्लू नाम का व्यक्ति था, जिससे मेरी पहचान बढ़ गई और हम दोनों करीब आ गए। उसके बाद मैं कल्लू से शादी करके उसके साथ रहने लग गई। उसके बाद भी मेरे 2 बच्चे भी हुए, लेकिन धीरे-धीरे जैसे मेरे बच्चे बढ़ रहे थे, उसी तरीके से कल्लू की आदतें भी बिगड़ने लग गई। रोज का शराब पीना, झगड़ा करना, मारना-कूटना, और इसी कारण से वो बीमार रहने लग गया और थोड़े समय बाद ही उसकी भी मौत हो गई। और मैं वहीं रहकर, ये जिस सोसाइटी में रहती थी, उसी सोसाइटी में ये जो अंजनी दास था, वो वहीं काम करता था और धीरे-धीरे इससे भी मेरी पहचान हुई। मैं अपने दुख दर्द इसको बताती थी और धीरे-धीरे हम दोनों करीब आ गए और हम साथ में रहने लग गए। और इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि अंजनी दास पहले से शादीशुदा था। और उसके बाद ये सच्चाई सुनकर पुलिस भी ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि इस महिला को क्या सजा होनी चाहिए। हालांकि महिला ने कत्ल तो किया था, उसे सजा तो मिलनी ही थी, लेकिन सोचने की बात यह थी कि अगर महिला की बात में सच्चाई थी तो उसने कितने दुख दर्द सहे होंगे। और शायद कोई भी औरत अपने साथ हुए जुर्मों को सहन भी कर ले, लेकिन अगर अपने बच्चों पे बात आए तो कोई भी औरत कब चंडी बन जाए, कोई भी नहीं जान सकता। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सबको सतर्क करना है। आज के जो रिश्ते हैं, उन सभी के बारे में आप जितना ज़्यादा जागरूक हो सके, जितना ज़्यादा सावधानी बरत सके, उतना अच्छा है। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।